Assalamu alaikum to everyone. Today we are going to study another important question from the God of the Small Thing, that is the loss of childhood and the innocence. This is the one of the important questions from the God of the Small Things and also one of the important theme of the novel The God of the Small Things. So let's discuss this topic. The novel God of the Small Thing by Arundhati Roy is based on the importance and the connection of the childhood and the adult human personalities. अब जो नॉवल है गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग वो किस चीज़ पर बेस्ड है कि किस तरह से चाइल्डहुड और जो एडल्ट ह्यूमन पर्सनैलिटी हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और उनकी आपस में इम्पोर्टेंस क्या है. This novel depicts some childish attitude and the innocence on the Roy's part too. ये जो नॉवल है कुछ चाइल्डिश एटीट्यूड को भी डिपिक्ट करता है, उसके साथ जो है रॉय अरुंधति रॉय की इनोसेंस को भी पोर्ट्रेट करता है. फर्स्ट जो है वो अरुंधति रॉय ने किस तरह से जो है वो इनोसेंस और चाइल्डिश बिहेवियर को पोर्ट्रेट किया है. Firstly, the Roy throws the light on the innocent and the childish thinking of the Ammu, who did hasty decision of the love marriage with the Baba just in order to escape out of hell-like environment of her parents. पहले अम्मू ने क्या पोर्ट्रेट किया कि किस तरह से जो है वो अम्मू ने अपनी इनोसेंस में और एक चाइल्डिश बिहेवियर को शो करते हुए किस तरह से जल्दी में बाबा से शादी कर ली. उसको ये लगता था कि बाबा से शादी करना जो है एक वो टिकट है जो उसको इस जो है वो जहन्नम जैसे इन्वायरमेंट से जो उसके पेरेंट्स, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स की जो थी वो एब्यूसिव मैरिज रिलेशनशिप था, तो उसको लगता था बस वो उसने बाबा से शादी कर ली तो वो इस इन्वायरमेंट से स्केप कर सकती है. ओके, वन डैट डिसीजन शी सफ़र्ड और लॉट. अब उसको इस डिसीजन की वजह से बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा था, क्योंकि जो था बाबा था वो इन रिटर्न एक अच्छा आदमी नहीं साबित हुआ था. वो एक अल्कोहलिक था और वो एक कंडीशन रखता है अम्मू के सामने डैट शी शुड स्पेंड अ नाइट विद हिज बॉस सो डैट ही कुड गेन हिज जॉब अगेन. बट द अम्मू रिफ्यूज़ कर देती है इस चीज़ को और फिर जो है वो बाबा से डिवोर्स ले लेती है और वापस अपने जो है वो फादर और मदर के हाउस आ जाती है. एमनम में वापस आ जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. वहाँ पर उसकी जो फैमिली है उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती, क्योंकि एक तो अम्मू ने अपनी पसंद से लव मैरिज कर ली थी बाबा से, और उसके बाद जो है उस लव मैरिज को वो जो है वो अच्छी तरह से कंटिन्यू भी नहीं रख सकी और वापस आ जाती है आयमनम में, जो कि उस दौर में एक तो ख़वातीन जो है लेडीज़ जो है वो अपनी पसंद की शादी नहीं कर सकती. ठीक है, एक तो उसने एक ये रॉन्ग डिसीजन ले लिया. उसके बाद उसका दूसरा रॉन्ग डिसीजन क्या था कि वो उसने उस शादी को कंटिन्यू ही नहीं रखा बल्कि डिवोर्स लेके वापस आ जाती है, जिसकी वजह से उसको अपनी थ्रू आउट द लाइफ बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. देन द रॉय शोज़ द चाइल्डहुड of the Rahil and the Asta, the twins brother and the sister born of Ammu. The twins spent their childhood in unfriendly and unfavorable circumstances. अब उसके बाद अम्मू के इनोसेंस के बाद को शो करने के बाद जो है वो रॉय ने चाइल्डहुड शो किया है राहिल एंड एस्ता का. राहिल और एस्ता जो है वो ट्विंस ब्रदर और सिस्टर हैं और ये अम्मू के बच्चे हैं जो कि अपना सारा का सारा चाइल्डहुड एक अनफ्रेंडली और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में गुजारते हैं. अब ये अनफ्रेंडली और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस किस तरह से, क्योंकि राहिल और एस्ता जो है अपने फादर के घर तो नहीं रह रहे होते, अपने नानों के घर रह रहे होते हैं. बेबी जो है किसके साथ, अपने मामा जी और पापा जी के साथ रह रहे होते हैं. तो क्योंकि अब उनकी फैमिली का रिलेशन जो है वो अम्मू के साथ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि अम्मू ने तो अपनी मर्ज़ी से सारे डिसीजन लिए होते हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी की होती है, अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स ले लिया होता है. तो उनकी जो फैमिली होती है वो अम्मू को और अम्मू के साथ साथ उनके जो बच्चे होते हैं राहिल और एस्ता उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते. चाइल्डहुड एंड इनोसेंस गो ऑलवेज साइड बाय साइड. The torment is related with the age and later it is with the environment. अब पहले जो है जो चाइल्डहुड और द इनोसेंस हैं वो साइड बाय साइड इस नावल में चले हैं, दोनों के दोनों एक साथ साथ. पहले जो है ये रिलेट करता है एज के साथ, यानी चाइल्डहुड और इनोसेंस. उसके बाद जो है वो इन्वायरमेंट के साथ कि किस तरह से जो है वो सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बच्चों को वक्त से पहले जो है वो बड़ा कर देते हैं, या उनकी जो इनोसेंस जो होती है वो वक्त से पहले ही ख़त्म हो जाती है. ठीक है, अब जो है चाइल्डहुड और इनोसेंस जो है वो साइड बाय साइड चलते हैं. तो अगर एक चीज़ इंटरप्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर चाइल्डहुड किसी भी बच्चे का इंटरप्ट हो रहा है तो कॉन्सिक्वेंटली उसकी इनोसेंस भी साथ साथ चलती जाती है. ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का चाइल्डहुड अच्छा नहीं है तो वो इनोसेंट नहीं रहता, वो बच्चा जो है वो माशरे की तलखियों से जो है वो बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाता है. इफ़ वन थिंग इज़ इंटरप्टेड बाय सम एक्सटर्नल और द इंटरनल एजेंट, द
अदर मस्ट बी अफेक्टेड। अगर एक चीज़ जो है अफेक्ट हो रही है, इंटरप्ट हो रही है, वेदर इट इज़ एक्सटर्नल काज और द इंटरनल काज, तो दूसरी ऑटोमेटिक सी बात है वो भी इफेक्ट आउट होगी। उसके बाद है जी, राहिल एंड एस्था स्पेंट देयर अर्ली चाइल्डहुड इन द सेंस ऑफ द रिजेक्शन एंड द सॉलिट्यूड, दीज थिंग्स डेवलप विद द पैसेज ऑफ द टाइम। अब राहिल और एस्था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, वो बहुत ही अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस में रह रहे होते हैं, उनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती और बिल्कुल वो तन्हा रह रहे होते हैं। तो इस तरह से उनके जो चाइल्डहुड होता है वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में वो स्पेंड करते हैं। दीज थिंग्स डेवलप विद द पैसेज ऑफ द टाइम, और ये थिंग्स जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती हैं। राहिल फाउंड टर्बुलेंस इन हर चाइल्डहुड व्हेन शी केम टू नो हर मदर लव्ड हर लिटिल लेस, शी फेल्ट हरसेल्फ इनसिक्योर नोइंग दिस। अब राहिल की ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो है वो डिस्टर्बेंस कब क्रिएट होती है, जब उसको ये पता चलता है कि उसकी जो मदर है वो उसको इतना ज़्यादा प्यार नहीं करती, जिसकी वजह से वो इनसिक्योर फील करने लगती है। अब उसकी इनसिक्योरिटी जो है या पीस ऑफ माइंड मज़ीद कब डिस्टर्ब होता है, जब उनकी कज़न की एंट्री होती है, सोफ़ी मॉल, जो कि बेटी है चैको की और मार्गरेट की, जो कि वापस विज़िट करने आते हैं IMNM में, ठीक है। द ट्विंस लाइफ वाज फुल ऑफ द ब्रेफ्ट एंड डिप्राइवेशन। अब इनकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो डिप्राइवेशन, महरूमी में गुजरी होती है। दीज डिप्राइवेशन एवर इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ द टाइम। अब यही जो महरूमियाँ होती हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद इंक्रीज़ होती जाती हैं, ठीक है। अब ये तो होगी राहिल की बात कि उसकी इनोसेंस किस तरह से ख़त्म होती है या उसका चाइल्डहुड किस तरह से अफेक्ट आउट होता है। अब एस्था जो कि बेबी बॉय है, ठीक है, लड़का है, अम्मू का बेटा है, इसकी जो है इनोसेंस और चाइल्डहुड किस तरह से ख़त्म होती है। एस्था lost his innocence in the childhood when the orange lemon drink man molested him. This incident made him the silent and the insecure forever. अब एस्था की इनोसेंस और चाइल्डहुड किस तरह से ख़त्म होती है कि जब एक ऑरेंज लेमन ड्रिंक मैन उसको मोलेस्ट करता है फिजिकली, ठीक है, तब उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि एस्था जो होता है वो थ्रू आउट द लाइफ साइलेंट हो जाता है और इनसिक्योर फील करता है। अब ये वाला इंसिडेंस कब होता है, जब सोफ़ी मॉल को ये वापस सोफ़ी मॉल और मार्गरेट को लेने जा रहे होते हैं, तो रास्ते में ये डिसाइड करते हैं कि ये एक मूवी देखेंगे, द साउंड ऑफ द म्यूज़िक, और वहाँ पर जो है एस्था जो होता है वो साथ कॉर्नर पे एक शॉप होती है, वहाँ से कोई ड्रिंक बाय करने जाता है, ठीक है। तो वहाँ जो उसका ऑनर होता है उसका नाम क्या होता है, द ऑरेंज लेमन ड्रिंक मैन, ये उसको एस्था को फिज़िकली तौर पर मोलेस्ट करता है, ठीक है। अब ये सारा इंसिडेंट उसके जो है वो चाइल्डहुड पे बहुत बुरा असर डालता है। एस्था एंड राहिल बोथ separately and together lost their innocence throughout the course of the novel. One of the most touching aspects of the Estha's loss of innocence when he is molested एंड व्हेन ही इज़ फोर्स्ड टू कंडेम वेलुथा। अब राहिल और एस्था ने जो है वो एक साथ भी और अलग अलग भी फेस की हैं बहुत मिजरेबल कंडीशंस और मिजरेबल चाइल्डहुड जो है फेस किए हैं, ठीक है। उनकी जो है इनोसेंस वक्त के साथ साथ ख़त्म होती गई है। अब इसका सबसे मेन एस्पेक्ट लॉस ऑफ इनोसेंस का क्या है, तब होती है जब एस्था जो है फिज़िकली मोलेस्ट होता है, ठीक है, एक और ऑरेंज ड्रिंक लेमन मैन से, और दूसरा क्या है जब बेबी को जमा फोर्स करती है राहिल और एस्था को कि वो वेलुथा के खिलाफ झूठी गवाही दें। अब झूठी गवाही किस तरह से इन्होंने देनी होती है कि वेलुथा ने जो है वो किडनैप किया राहिल और एस्था को, ठीक है, और बेबी और सोफ़ी मॉल का मर्डर भी वेलुथा ने किया है, ओके। However, this incident also affect राहिल। ये इंसिडेंट जो है वो राहिल को भी ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला वेलुथा वाला, क्योंकि राहिल भी साथ में गवाही देती है ना कि वेलुथा जो है वो जो है उसने किडनैप किया था इन दोनों बच्चों का, और सोफ़ी मॉल के मर्डर का भी वही रिस्पॉन्सिबल है। अब ये दोनों जो है वो गवाही क्यों देते हैं, क्योंकि बेबी कुचामा इनको फोर्स करती है कि ना वो उनकी मदर के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी और पुलिस जो है वो इस अम्मू को जो है वो पकड़ लेगी, okay. The most dreadful and the terrible incident when the storm which stormed the life of the twins was the death of the Sophie Mall, then the death of the Velutha, which accomplished by the death of the Sophie Mall. This incident collectively snatched away the childhood of the Estha and the Rahil. अब सबसे ख़तरनाक या टेरिबल जो इंसिडेंट इनकी लाइफ में क्या होता है कि ना सोफ़ी मॉल की डेथ, इनकी आंखों के सामने जो है वो सोफ़ी मॉल डूब के मर जाती है, क्योंकि जब राहिल और एस्था घर छोड़कर जा रहे होते हैं अपनी मदर से, मदर उनके गुस्से में कह देती है कि मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ, तो वो जा रहे होते हैं और कश्ती में जाके बैठ जाते हैं और साथ में सोफ़ी मॉल जो है वो उनका साथ देती है। वो कहते हैं मुझे भी आप लोगों के साथ चलना है, और फिर जो है वो दरिया क्रॉस करते वक्त जो है वो उनकी कश्ती उलट जाती है और सोफ़ी मॉल जो है वो डूब कर मर जाती है। तो ये बहुत ही ड्रेडफुल इंसिडेंट था उनकी लाइफ में, और उसकी
सोफ़ी मॉल की डेथ का जो है वो नतीजा क्या निकलता है, वो सारा इल्ज़ाम वेलूथा पर आ जाता है। वेलूथा क्योंकि लो कास्ट से बिलोंग करता होता है, ठीक है। और फिर बेबी कुचामा फोर्स करती हैं इन दोनों बच्चों की वो गवाही दें वेलूथा के खिलाफ कि वाकई वही रिस्पॉन्सिबल है सोफ़ी मॉल की डेथ का। तो इस तरह से उनकी जो यही जो इंसिडेंट है वो राहिल और एस्ता की इनोसेंस को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। अब इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बाद, इन सारे जो इंसिडेंट्स के बाद राहिल और एस्ता किस रिज़ल्ट पर पहुँचते हैं? डैट एनीथिंग कैन चेंज इन अ डे, एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन, कि वो अब इस जो है वो रिज़ल्ट पर आए हैं कि कोई कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी एक दिन में कुछ भी चेंज हो सकता है। The rapid loss of the childhood and the immediate arrival of the adultness always result in the complete deterioration of the personality. Such people know nothing about the values, morals, laws, attitude, and the formalities. They know only regrets, griefs, pains, sorrows, cruelties, ill deeds happen to them in their past. अब यही जो है ये सारे इंसिडेंट्स, ऐसा बच्चा जिसकी लाइफ में जो है वो सारा उसका चाइल्डहुड अच्छी कंडीशंस में ना गुजरा हो और वो वक्त से पहले ही समझदार हो जाए तो उसकी पर्सनैलिटी पर बहुत बुरा असर होता है, उसकी पर्सनैलिटी तबाह हो जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको किसी किस्म के वैल्यूज़, लाज, एटीट्यूड्स, फॉर्मेलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उनको कुछ पता होता है कि उन्होंने वो ये सिर्फ पता होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में सफ़र क्या किया, क्या क्या उनके ग्रीफ्स, पेन्स, सॉरोज़, क्या क्या रियलिटीज़ जो हैं वो जुल्म सितम क्या सहे हैं, ठीक है, या उन्होंने उनके रिग्रेट्स क्या हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या पाया और क्या खोया है। ओके, as the loss of the innocence is the central to the plot of the novel, we see hint of it here. अब पूरा का पूरा जो नॉवल है वो किस चीज़ पर बेस्ड है? लॉस ऑफ इनोसेंस पर बेस्ड है, ठीक है। अब बहुत सारे हमने एक सी एग्जांपल भी देखे हैं कि किस तरह से लॉस ऑफ इनोसेंस होती है और किस तरह से जो है वो लॉस ऑफ चाइल्डहुड होता है दो बच्चों का। Rapidly past childhood is just like a journey hurriedly, which is more laborious and the less informative. अब ऐसा चाइल्डहुड जो कि जल्दी से गुजर गया हो, यानी बचपना, इंसान का बचपन जो है वो इंसान की ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा होता है। अगर वहीं अच्छी तरीके से ना गुजरा हो तो ऐसा लगता है कि इंसान ने एक ऐसा सफ़र जो जल्दी में उसने किया हो और वो सारा सफ़र जो है मुश्किलात से भरा हो, उसमें कोई जो है वो इंफॉर्मेटिव चीज़ ही ना हो, यानी कोई इंजॉयबल चीज़ ही ना हो। In the novel The God of the Small Thing, अरुंधति रॉय presents a great philosophy of the life. अब अरुंधति रॉय ने इस नावल में एक बहुत ही ग्रेट फिलॉसफी प्रेजेंट की है, यानी उन्होंने एक चीज़ बताई है कि इंसान को ना जो है वो बच्चों का चाइल्डहुड जो है वो बहुत ही खुशगवार इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, उनको ज़िंदगी की तलखियों से और जो है वो परेशानियों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये सारी चीज़ें फेस नहीं कर सकते, फिर उनके अंदर सिर्फ रह जाता है तो ग्रीफ, पेन, सॉरोज़ और जो है वो रिग्रेट्स ही रह जाते हैं अगर उनका जो है चाइल्डहुड वो अच्छी कंडीशन में ना